हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका इंग्लिश सेल होता है। जिस प्रकार रसायन विज्ञान में निर्जीव पदार्थ का सबसे छोटी इकाई परमाणु होता है, उसी प्रकार जीव विज्ञान में सजीव पदार्थ का सबसे छोटी इकाई सेल होता है। सेल का खोज अर्थात कोशिका की खोज करता सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक थे। आप पिक्चर में देख सकते हैं, यही क्या है, रॉबर्ट हुक हैं, जिन्होंने एक वृक्ष की छाल, ये आपका वृक्ष हो गया, यही वृक्ष की छाल से इन्होंने सर्वप्रथम अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से देखे थे। यही वृक्ष का क्या है, छाल। इसी में इन्होंने क्या देखा था, कोशिका को देखा था, रॉबर्ट हुक। ओके, मानव शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं, जैसे देख सकते हैं बोन मतलब हड्डी, एक कोशिका है, लीवर यकृत में एक कोशिका है, ब्लड में एक कोशिका है, और आप देख सकते हैं इस फिगर को, ये सब क्या है, मानव शरीर में पाए जाने वाले कोशिका हैं। और ये क्या है, स्पर्म है, जिसे बोलते हैं शुक्राणु, और इधर आपका क्या है, एग है, ये अंडाणु। ओके, अब हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। सभी जीव सूक्ष्म कोशिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें कोशिका कहते हैं। अर्थात जितने भी जीव हैं दुनिया में, जितने भी जीव हैं, सभी क्या हैं, कोशिका के द्वारा ही बने होते हैं। सभी जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्योंकि बहुत सारी कोशिका के मिलने से उत्तक का निर्माण होता है, और बहुत सारे उत्तक के मिलने से अंग का निर्माण होता है, और अंग के मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है, जिससे कोई भी जीव बनता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी जीव का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, कोशिका होता है। क्योंकि बहुत सारे कोशिका को मिलने से क्या बनेंगे, उत्तक, और उत्तक से एक कोशिका के मिलने से क्या बनेगा, उत्तक, उत्तक से अंग, और अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से कोई भी जीव। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका क्या है, किसी भी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका का अध्ययन, आकार, कोशिका का आकार, आकृति और संगठन का अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। ओके, साइटोलॉजी के अंतर्गत ये सब किया जाता है। कोशिका के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करता है या जानकारी है, वो हमें साइटोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब सन 1665 कोशिका का खोज कब किया गया था, तो 1665 ईस्वी में कॉर्क कोशिकाओं में रॉबर्ट हुक ने देखा था। ये अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से देखे थे। ओके, तो याद रखिएगा ईस्वी 1665, और वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम निश्चित या जीवित कोशिका को किन्होंने देखा था, तो एंटोनी ल्यूएनहॉक, क्या नाम है इनका, एंटोनी ल्यूएनहॉक। ये अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जीवित कोशिका को देखे थे जल में सर्वप्रथम। ओके, तो कोशिका की खोज कौन किए थे, तो रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो एंटोनी ल्यूएनहॉक ने। याद रखिएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जीव वैज्ञानिक स्लीडन व स्वान ने किया था। याद रखिएगा दोनों वैज्ञानिक का नाम। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्लीडन और स्वान ने। क्या था भाई सिद्धांत इसमें, तो सभी पौधे व जीव कोशिका के बने होते हैं। सभी पौधे और जीव किससे बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। और दूसरा सिद्धांत क्या था, कि कोशिका जीवन की मूल इकाई है। मतलब सबसे छोटी इकाई कौन सा है, तो कोशिका है। और सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती है। अर्थात जो नया कोशिका बनता है वो पहले के कोशिका के द्वारा ही बनाया जाता है। लेकिन एक यहाँ अपवाद है, वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अर्थात वायरस जो है कोशिका सिद्धांत को नहीं मानता है, क्योंकि वायरस जो होता है वो मृत अवस्था में पाया जाता है। जब किसी जीव के शरीर में आता है तब वो जीवित हो जाता है। जैसे कोरोना वायरस क्या है, वायरस है, विषाणु है, तो क्या रहता है, मृत अवस्था में रहता है। लेकिन किसी व्यक्ति के शरीर में चला आता है तो क्या होता है, जीवित हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि वायरस जो है कोशिका सिद्धांत को नहीं मानता है, क्योंकि कोशिका सिद्धांत क्या बोलता है, सभी पेड़ पौधे जीव कोशिका के बने होते हैं। जितना भी जीवित है वो सब किससे बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। लेकिन वायरस क्या है, वायरस मरा हुआ होता है, लेकिन जब शरीर के अंदर आता है तो जिंदा हो जाता है। इसलिए इसे बोलते हैं, यह वायरस का कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। और यह है सरल सूक्ष्मदर्शी। देखिए इन्हीं के द्वारा देखा गया था जीवित कोशिका को जल में। ओके, ये सूक्ष्मदर्शी है। अब हम लोग जानते हैं कोशिका के प्रकार। तो
तो कोशिका का दो प्रकार होता है, पहला को बोलते हैं यूकेरियोटिक और पहला को प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकेरियोटिक। ये है आपका आदिम काल का, आदिम मतलब बहुत प्राचीन काल का, यही कोशिका विकसित होकर क्या बन गया, उन्नत काल का यूकेरियोटिक। ओके, इसमें देखते हैं हम लोग एक मोनेरा आता है जो कि क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कौन, मोनेरा। अब प्रोटिस्टा एवं कवक पादप जंतु ये सब क्या है, बहुकोशिकीय है, जो कि यूकेरियोटिक में आता है। अब दोनों में अंतर देखते हैं कि क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकेरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, एक चित्र इमेज देख लेते हैं पहले। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें प्लाज्मा झिल्ली होता है, राइबोसोम होता है, कोशिका भित्ति होता है और कोशिकाएं होता है। इसके बारे में विस्तार से हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे, प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या होता है। ओके, और ये क्या है आपका यूकेरियोटिक कोशिका है जो कि विकसित कोशिका है। इसमें सारे क्या है, सब कोशिका के अंगक हैं। ओके, अब हम लोग जानते हैं दोनों में क्या अंतर है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक ये है और जंतु यूकेरियोटिक है। सामान्यतः आकार का छोटा होता है, इसका आकार कितना होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर तक, जबकि यूकेरियोटिक का आकार क्या होता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर तक। याद रखिएगा इसे। दूसरा पॉइंट है, केंद्रक क्षेत्र केंद्रीय झिल्ली से घिरा नहीं होता है। इसका केंद्रक क्षेत्र झिल्ली से घिरा नहीं होता है। इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसका ए जो है घिरा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा घिरा हुआ है इसका केंद्रक, इसका ये क्या है, घिरा हुआ है। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, मात्र एक गुणसूत्र होता है, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, एक से अधिक गुणसूत्र होता है। किसमें, यूकेरियोटिक जीव में एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में एक गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र का अंग्रेजी होता है क्रोमोसोम। इसके बारे में भी विस्तृत अध्ययन आगे हम लोग देखेंगे। केंद्रिका नहीं पाई जाती, जबकि इसमें केंद्रिका पाई जाती है। किसमें, यूकेरियोटिक में। झिल्लियां से बने कोशिकांग नहीं होते हैं, लेकिन इसमें झिल्लियों से बने कोशिकांग होते हैं। ओके, कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन एक विधि है, प्रजनन विधि है जो कोशिकाओं के द्वारा होता है। ओके, जबकि कोशिका विभाजन समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विधियों से होता है। समसूत्री का मतलब एक कोशिका बहुत सारे भागों में टूटना, और अर्धसूत्री का मतलब एक कोशिका 2 भागों में टूटना। तो कोशिका विभाजन दोनों तरफ से होता है। समसूत्री का मतलब बहुत एक से अनेक भाग में टूटेगा, और अर्धसूत्री का मतलब सिर्फ 2 भाग में ही टूटेगा। ओके, किसमें होता है, यूकेरियोटिक जीव में। अब डीएनए कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। इसका डीएनए कहाँ रहता है, कोशिका द्रव्य में। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम लोग आगे देखेंगे। डीएनए केंद्रक में उपस्थित होता है, तो याद रखिएगा इसमें डीएनए कहाँ उपस्थित होता है, तो केंद्रक, और इसमें कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य के बारे में भी जानेंगे हम लोग आगे। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जबकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। किसमें, यूकेरियोटिक जीव में। तो ये दोनों में क्या है, अंतर है। अब हम लोग जानेंगे कोशिका का यूकेरियोटिक जीव का भाग कितना प्रकार से, 2 भाग होता है। एक यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव, और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव में क्या रहेंगे, बहुत सारे कोशिका रहेंगे, जबकि एक कोशिकीय जीव में सिर्फ सिंगल सेल रहेगा, एक कोशिका रहेगा। तो यहाँ पिक्चर में देखिए, ये क्या है, अमीबा है जो कि एक कोशिकीय जीव है। एक क्या है आपका बैक्टीरिया, जिसे जीवाणु बोलते हैं, ये भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तीसरा क्या है, पैरामीशियम, ये भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। जबकि बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत प्लांट मतलब सारे पेड़ पौधा और एनिमल अर्थात सारे जंतु आते हैं। तो मनुष्य किस में आएगा, यूकेरियोटिक जीव में, क्योंकि ये क्या है, एनिमल है। अब इसका कुछ हम अंतर देख लेते हैं कि क्या अंतर है दोनों में। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में कितने कोशिका रहेगा, तो 1 रहेगा, जबकि बहुकोशिकीय जीव में कितना कोशिका रहेंगे, तो 1 से अधिक, मतलब अधिक मात्रा में कोशिका रहेंगी। कार्य, कोशिका के सभी कार्य एक कोशिक द्वारा होता है, एक कोशिका द्वारा होता है, जबकि कोशिका का सभी कार्य विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के द्वारा होता है। कार्य विभाजन इसमें नहीं होता है, लेकिन इसमें कार्य विभाजन होता है। विशेष कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। जनन अर्थात प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, जनन एकल कोशिका के द्वारा होता है। विशेष कोशिकाएं कोशिकाएं जनन में भाग लेती है। तो इसमें एक कोशिका के द्वारा, इसमें एक से अधिक कोशिका के द्वारा जनन होगा। और इसका आयु काल क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, जबकि इसका आयु काल क्या होता है, लंबी होती है।
अब एक कोशिका का कुछ पिक्चर है, तो आप लोग देख लीजिए इमेज। ये क्या है आपका? अमीबा। क्या है ये? अमीबा है। ये यूग्लिना है, इसको भी याद रखिए। ये भी एक कोशिकीय जीव है, एक पैरामीशियम है ये वाले जीव। और ये क्या है आपका? बैक्टीरिया है। तो याद रखिएगा इस पिक्चर को, इमेज को। ये सब क्या एग्जाम्पल है। अब कोशिका का आकार देखते हैं, तो बहुत सारे कोशिका अंडाकार होते हैं, बहुत सारे कोशिका ब्रांचेज होता है, शाखा रहित होता है, शाखा होता है उसमें। तो कोशिकाओं का विभिन्न आकार व आकृति होती है। उसका आकार आकृति क्या होता है? अलग अलग प्रकार का होता है। सामान्यतः कोशिकाएं अंडाकार होती है, वे होती हैं लंबाकार भी होगा, खंडाकार भी होगा, डिस्कोडियल भी होगा, मतलब चक्रीकार, चक्र के आकार का। जैसे देखिए डिस्कोडियल है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सब क्या है? डिस्कोडियल है। और ये अंडाणु है, ये आपका ओवम अंडाणु है। ये आपका स्पर्म है अर्थात शुक्राणु है। ये नर्व सेल है, तंत्रिका कोशिका। ये बोन सेल है। ओके, अब हम लोग जानते हैं कोशिका का आकार। कोशिका आकार, विभिन्न जीवों की कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती है। ओके, मतलब अलग अलग जीव में कोशिका का आकार क्या होगा? अलग अलग होगा। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शीय होते हैं, मतलब बहुत ही छोटा होता है, जिसे हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। जबकि कुछ कोशिकाएं नंगी आंखों से देखी जा सकती है, अर्थात हम खुली आंख से देख सकते हैं। कोशिका का आकार 0.2 μm मतलब माइक्रोमीटर से लेकर 18 सेंटीमीटर तक होता है। ओके, मतलब बहुत छोटा से लेकर बहुत बड़ा तक होता है कोशिका का आकार। अब देखते हैं सामान्यतः कोशिका, एक कोशिकीय जीव का आकार सामान्यतः कितना होता है? 20 से 30 mm होना चाहिए था, अर्थात यहाँ पे मिलीमीटर, मिलीमीटर। ओके, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है, जिसका लंबाई कितना होता है? 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना होता है? तो 8 सेंटीमीटर। और सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा, याद रखिएगा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ओके, और मनुष्य का अंड लगभग कितना होता है? 0.1 mm मतलब मिलीमीटर लंबाई का होता है। अब देखिए शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि क्या है? सबसे बड़ा, ये शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है? सबसे बड़ी कोशिका होता है। और सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? तो माइकोप्लाज्मा, जो आप देख सकते हैं, यही है माइकोप्लाज्मा। ये क्या है? माइकोप्लाज्मा, अर्थात ये बैक्टीरिया होता है, जो कि इसके फेफड़ा में लग चुका है। ये क्या है? संक्रमित है माइकोप्लाज्मा से। ये क्या है? बहुत ही छोटा कोशिका है। ओके, अब हम लोग चलते हैं, कुछ कोशिका यहाँ पे भी है। रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं इसे बोलते हैं। ये आपका ओवम अर्थात अंडाणु है। ये इपिथेलियम सेल है, ये त्वचा पे पाया जाता है, त्वचा अर्थात शरीर की बाहरी परत। और ये आपका क्या है? स्मूथ मसल्स में अर्थात मांसपेशियों में पाया जाने वाला है। और ये आपका बोन सेल है, अर्थात हड्डी में पाया जाने वाला सेल है। और यहाँ पर आपका हो गया नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। और ये स्पर्म अर्थात ये क्या है? शुक्राणु है। अब हम लोग चलते हैं 3 मेजर पार्ट ऑफ कोशिका। कोशिका को 3 भागों में क्या किया गया? बांटा गया है। देख सकते हैं, सबसे बाहरी परत को बोलते हैं कोशिका झिल्ली, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक, और फिर क्या होता है उसमें? जीव द्रव्य। और सबसे क्या लास्ट में? न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक होता है। तो क्या क्या होता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। देख सकते हैं इस फिगर में आप। ये सबसे बाहरी परत है ये वाला। ये क्या है आपका? कोशिका झिल्ली। और ये क्या है आपका? केंद्रक है। ओके, और इसके बीच वाला भाग जो भी आपका इधर दिखाई देता है, यही क्या है आपका? कोशिका द्रव्य। तो सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली। और उसके अंदर वाला भाग कहलाएगा केंद्रक। और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच वाला भाग कहलाएगा कोशिका द्रव्य। ओके, अब हम लोग जानते हैं कोशिका के भाग, यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्या होता है? सामान्यतः कोशिकाओं के विभिन्न भाग कोशिका अंगक कहलाते हैं, जो कि विशेष कार्य संपन्न करते हैं। क्या क्या होता है इसमें? सामान्यतः कोशिकाओं के 3 मुख्य भाग होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, ओके, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो याद रखिएगा 3 प्रकार का, प्लाज्मा झिल्ली हो गया, केंद्रक हो गया और कोशिका द्रव्य हो गया।
अब जानेंगे प्लाज्मा झिल्ली। यही आपका क्या है, प्लाज्मा झिल्ली, मतलब बाहरी परत यही होता है, जिसे कोशिका भी झिल्ली भी बोलते हैं और प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। दोनों नाम है इसका, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, मतलब कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं, को होना चाहिए, तो कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, याद रखिएगा। यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से अलग करता है। इसका काम क्या है, एक कोशिका दूसरी कोशिका से क्या कर देना, अलग कर देना। यह जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। कौन, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। यह जंतु कोशिका में सबसे बाहरी झिल्ली व पादप कोशिका से कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है। तो याद रखिएगा, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है क्या, और कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप पेड़ पौधा में पाया जाएगा, जबकि जंतु कोशिका कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, जंतु कोशिका। कोशिका झिल्ली क्या चीज से बनी होती है, तो प्रोटीन से बना होता है, और लिपिड का मतलब वसा होता है। प्रोटीन और वसा से क्या बना होता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को बोलते हैं चयनात्मक पारिगम्य झिल्ली, क्योंकि क्या करता है, कोशिका झिल्ली वर्णात्मक या चयनात्मक पारिगम्य झिल्ली होती है। क्यों, क्योंकि जो कोशिका के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थों का आने और बाहर जाने देती है, मतलब ये चयन करता है, चुनता है कि किस पदार्थ को आने देना है अंदर और किस पदार्थ को बाहर जाने देना है। इसलिए इसका नाम क्या है, चयनात्मक पारिगम झिल्ली या वर्णात्मक पारिगम झिल्ली। अब जानते हैं प्लाज्मा झिल्ली का क्या काम है। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली क्या है, सब एक ही है, नाम एक ही है। यह कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देती है। पहला काम क्या है, कोशिका के अंदर आने देना और जाने देना। यह कोशिका को निश्चित आकार में बनाए रखती है, फिक्स आकार देती है, फिक्स शेप देती है। कौन, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं का आदान प्रदान दो प्रकार से होता है। एक का नाम है विसरण और दूसरा का नाम है प्रासरण। तो विसरण और प्रासरण हम लोग जस्ट अध्ययन करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, अणुओं का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, विसरण और प्रासरण दोनों। अब देखिए यहाँ पे विसरण और प्रासरण क्या होता है। तो विसरण में क्या होता है और प्रासरण में क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन, मतलब अपने आप जाता है। उच्च सांद्रता, सांद्रता का मतलब गाढ़ापन, तो उच्च गाढ़ापन मतलब ज्यादा गाढ़ापन तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। गाढ़ापन का मतलब जैसे चीनी का शरबत है तो ज्यादा मीठा लगता है, मतलब उसका अधिक गाढ़ापन है, वो गाढ़ा क्या है, ज्यादा है। अब कम मीठा लग रहा है, इसका मतलब गाढ़ापन क्या है, कम है। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन होती है। जैसे एक चीनी का शरबत है, वो ज्यादा गाढ़ा है और एक वो कम गाढ़ा है, तो ज्यादा गाढ़े वालों को कम गाढ़ा में मिलाएंगे तो दोनों का गाढ़ापन क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसका मतलब ज्यादा गाढ़ापन वाला जो शरबत था वो उसका गाढ़ापन किस में मिल गया, कम गाढ़ापन वाले शरबत में। तो उसी प्रकार से यहाँ क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन, स्वतः मतलब अपने आप मिल जाना। ओके, तो विसरण कहलाता है। और जबकि इसमें क्या होता है, ये जल में होता है। वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जल के विलायक मतलब घुलनशील पदार्थ, जल के घुलनशील पदार्थ अणुओं को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि विसरण जो होता है ना, ठोस द्रव गैस तीनों में होता है, जबकि प्रासरण सिर्फ जल में होता है, अर्थात द्रव में होता है। ओके, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः मिलना, मतलब ज्यादा गाढ़ापन चीज किसमें मिलना चाहता है, कम गाढ़ापन वाली चीज में। यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है। समान मतलब इक्वल कर देगा, मिलेगा तो श्योर है कि गाढ़ापन क्या हो जाएगा, दोनों का समान हो जाएगा। यह भी इसमें भी सेम करता है। इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में संभव है विसरण, जबकि प्रासरण क्या होता है, सिर्फ द्रव अवस्था में ही संभव है। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में संभव होता है, कौन, विसरण, जबकि प्रासरण सिर्फ द्रव अवस्था में ही संभव है। अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थों को गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, जबकि ये क्या होता है, केवल विलायक की गति करने के लिए स्वतंत्र विलयन नहीं है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि क्या प्रासरण और विसरण होता है, जिसमें सिर्फ जल में ही गति करेगा। जल में ही क्या होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगा, और कोई दूसरा पदार्थ में नहीं होगा। अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाह्य प्रासरण और अंतः प्रासरण। तो
डिफिनीशन क्या है, कोशिका के अंदर से विलाय का बाहर गमन मतलब जाना, कोशिका के अंदर से विलाय मतलब घुलनशील पदार्थ का बाहर चला जाना, तो क्या कहलाएगा, बाह्य परासरण। और अंतः परासरण मतलब कोशिका के बाहर से विलाय का अंदर की ओर गमन करना मतलब अंदर आ जाना, मतलब बाहर से घुलनशील पदार्थ क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे अंतः परासरण हो रहा है। जबकि अंदर से घुलनशील पदार्थ कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, परासरण, बाह्य परासरण। अब यहाँ पे 3 पॉइंट है, इसे भी समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट बोलते हैं यहाँ पे समपरासरी विलयन, किसको बोलते हैं, तो जब कोशिका के अंदर और बाहर की सांद्रता समान हो, मतलब कोशिका के अंदर और बाहर की सांद्रता मतलब गाढ़ापन क्या होगा, समान होगा, तो यह क्या कहलाएगा, यह समपरासरी विलयन कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए कि आदमी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और बाहर का भी टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो आपको न जाड़ा लगेगा ज़्यादा न गर्मी का अनुभव होगा। उसी प्रकार है, अगर दोनों तरफ सांद्रता समान हो जाए तो क्या कहलाता है, समपरासरी विलयन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अति परासरण दाबी क्या बोलते हैं, यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाह्य द्रव की सांद्रता से अधिक हो, अंदर की सांद्रता अधिक है मतलब अंदर अधिक गाढ़ापन है और बाहर क्या है, गाढ़ापन कम है, तो कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल जाता है। हम लोग देखें अभी अधिक सांद्रता वाला किधर जाता है, कम सांद्रता की ओर, तो क्या होगा, अंदर बहुत ज्यादा सांद्रता है मतलब अंदर बहुत ज्यादा क्या है, गाढ़ापन है, तो क्या जाना, बाहर जाना चाहेगा, अंदर मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ापन किधर जाएगा, बाहर की ओर जाना चाहेगा। इससे कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी मतलब सट जाएगी, एक में कोशिका सट जाएगी, क्योंकि अंदर वाला सांद्रता गाढ़ापन क्या हो गया, बाहर चला गया। और जस्ट इसका उल्टा होता है यहाँ पे, अल्प परासरण दाबी विलयन में क्या होता है, जब कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम होती है, मतलब बाहर की क्या रहेगा, कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम होगी और कोशिका के अंदर अंतः परासरण के कारण कोशिका क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, मतलब बाहर सांद्रता अधिक होगा और अंदर क्या होगा, सांद्रता कम होगा, तो बाहर की सांद्रता कहाँ जाएगा, अंदर की ओर आ जाएगा। तो अंदर क्या हो जाएगा, जब सांद्रता हो जाएगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, फट जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्प परासरण दाबी विलयन। ओके, अब हम लोग जानते हैं कोशिका भित्ति, तो किसमें पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, अर्थात पौधों में। आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं, यही क्या है, कोशिका भित्ति, मतलब प्लांट का सबसे बाहरी भाग को बोलते हैं कोशिका भित्ति। उसके बाद क्या होता है, कोशिका झिल्ली। ओके, ये पिक्चर हो गया आपका कोशिका भित्ति, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बाहरी है और कोशिका झिल्ली इसके थोड़ा सा अंदर है, एक केंद्रक हो गया। तो हम लोग देखते हैं कोशिका भित्ति का कार्य क्या है। कोशिका भित्ति यह पादप कोशिका के सबसे बाह्य झिल्ली है। ओके, याद रखिएगा, सबसे बाह्य झिल्ली क्या होता है, पादप पेड़ पौधा की कोशिका के सबसे बाह्य झिल्ली को बोलते हैं कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, मतलब कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होता है। यह सख्त मजबूत मोटी सरंध्र अजीवित संरचना है, मतलब ये मृत अवस्था में पाया जाता है। मृत का मतलब मरा हुआ रहता है, याद रखिएगा, मृत अवस्था में पाया जाता है, लेकिन सबसे मजबूत भी होता है, मोटा भी होता है, संरचना मतलब छोटा छोटा छिद्र भी होता है इसमें। यह सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज, याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, सेलुलोज का पाचन करने का शक्ति किसमें है, सिर्फ पशुओं में होती है। इसलिए मतलब जानवर लोग घास को खा जाते हैं और हम लोग घास को नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हमें पाचन करने का, सेलुलोज को पाचन करने का शक्ति नहीं होता है। तो सेलुलोज की बनी होती है, कोशिकाएं मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। ओके, तो ये कोशिका भित्ति है। तो पेड़ पौधों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, कोशिका का संरचना प्रदान करना, मतलब उसको बनाने में काम करता है, स्ट्रक्चर बनाने में काम करता है क्या, कोशिका भित्ति। मतलब पेड़ पौधों को बनाने का कार्य कौन करता है, कोशिका भित्ति। कोशिका को मजबूती प्रदान करता है, मतलब मजबूत भी बना देना, उसे क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, कोशिका भित्ति का दूसरा कार्य है। यह सरंध्र होती है, मतलब इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के अणुओं क्या हो सकते हैं, आर पार जाने देते, आर पार हो सकता है। इसमें मरम्मत करने व पुनर्जनन की क्षमता होती है, तो इसी का काम है कोशिका भित्ति। ओके, अब हम लोग जानते हैं केंद्रक, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस या नाभिक। तो आप देख सकते हैं यही है केंद्रक। क्रोमेटिन, ये धागा देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्या करता है, अनुवांशिक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पे, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या करता है, स्थानांतरण करता है। क्रोमेटिक, ये देख रहे हैं धागाकार का, जो यहाँ पे धागाकार के जो ये पिक्चर या इमेज में दिखाया जा रहा है। ओके, अब हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं।
यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कि कोशिका के सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो याद रखिएगा, कोशिका सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन अंग कौन सा है? तो केंद्रक। यह कोशिका का केंद्र कहलाता है, हेड क्वार्टर ऑफ सेल, कोशिका का केंद्र कहलाता है। इसकी खोज 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। याद रखिएगा, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो 1831 में। कौन वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो रॉबर्ट ब्राउन। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राथमिक केंद्रक होता है। तो इसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में इसके अंतर में देखे थे हम लोग कि क्या होता है, इसमें केंद्रक स्पष्ट होता है जबकि इसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है। इसके ऊपर की द्विस्तरीय झिल्ली केंद्रक झिल्ली कहते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, इसके स्तर का झिल्ली, यहाँ पे क्या डबल स्तर का लेयर लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक द्रव्य के केंद्रकाय व क्रोमेटिन धागे होते हैं। याद रखिए, क्रोमेटिन धागे की तरह होते हैं जो हम लोग पिक्चर में देखे थे। क्रोमोसोम या क्रोमेटिन धागे डीएनए के बने होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के बने होते हैं जो कि आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है? क्रोमोसोम। इसका काम क्या है? तो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करता है? जनन के माध्यम से भेज देता है। जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं, यही है क्रोमोसोम, और यहाँ क्या है? जीव जनन, ये छोटा सा जीव है। ओके, तो क्रोमोसोम के माध्यम से जा रहा है इस जीव में आनुवंशिक गुण। अब कुछ हम लोग डीएनए समझते हैं। डीएनए और आरएनए क्या होता है? फुल फॉर्म एग्जाम में जनरली पूछ सकता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ओके, आरएनए और डीएनए का फुल फॉर्म। डीएनए का काम क्या है? डीएनए नई कोशिकाओं और जीवों को उत्पन्न करने के लिए आनुवंशिक जानकारी को स्टोर करता है, मतलब आनुवंशिक जानकारी रखता है और उसे स्थानांतरित भी कर देता है। अर्थात एक संतति से दूसरे संतति में क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने वाला कौन है? तो डीएनए। जबकि आरएनए क्या करता है? आनुवंशिक कोड करता है। कोड को आरएनए आनुवंशिक कोड को न्यूक्लियस से अर्थात केंद्रक से राइबोसोम में प्रोटीन बनाने के लिए और डीएनए ब्लूप्रिंट के दिशा निर्देशों को ले जाने का कार्य करता है। ब्लूप्रिंट का मतलब जो लक्षण होता है माता पिता का, जैसे बाल किन्हीं माता पिता का बाल भूरा होता है तो उनके बच्चों में भी भूरा हो जाता है। तो वो जो उसका कोड हुआ, कोड का मतलब जो ब्लूप्रिंट हुआ, प्रतिलिपि हुआ, प्रतिछाया हुआ, वो ले जाने का काम, उसको बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है, सॉरी आरएनए करता है। आरएनए जो कि न्यूक्लियस से कहाँ चला जाता है? वो राइबोसोम पे। तो याद रखिएगा, डीएनए और आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में। और ये सब किससे संबंधित है? तो आनुवंशिक से संबंधित है। गुणसूत्र, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम या क्रोमोसोम कहते हैं। सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला तंतु रूपी पिंड होता है जो कि सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित व संचरित करता है। ठीक है, गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम। इसका पिक्चर आप देख सकते हैं, जो आनुवंशिक को क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, ये क्रोमोसोम। इसी को बोलते हैं तंतु रूपी पिंड। देखिए ये तंतु रूपी पिंड, मतलब लंबाकार बेलनाकार टाइप से होता है, यही है क्रोमोसोम। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं केंद्रक का कार्य। केंद्रक का क्या कार्य है? केंद्रक के कार्य, यह कोशिका के सभी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। उपापचय क्रियाओं कहने का अर्थ है कि हर एक जीव में चार तरह की प्रक्रिया होती हैं। पहला को बोलते हैं पोषण, श्वसन और परिवहन, और लास्ट है आपका उत्सर्जन। ये चार प्रकार के प्रक्रिया होती है: पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन और उत्सर्जन। तो इसे नियंत्रण करता है, अर्थात कंट्रोल करके रखता है। ये सब प्रक्रिया को कंट्रोल करके कौन रखता है? केंद्रक, मतलब कोशिका, जो कि केंद्रक का क्या है? कार्य है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है
यह अनुवंशिकी सूचनाओं को एक पीढ़ी से जनक पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है। एक पीढ़ी, जनक पीढ़ी का मतलब पैतृक पीढ़ी, माता पिता का पीढ़ी, और उनके संतान तक भेजने का कार्य कौन करता है? तो केंद्रक। तो केंद्रक में ही पाया जाता है कौन? डीएनए, आरएनए। अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य क्या होता है या जीव द्रव्य। तो ये दोनों जीव द्रव्य के अंतर्गत ही क्या आता है? कोशिका द्रव्य। ओके, तो याद रखिएगा केंद्रक और जीव द्रव्य, सॉरी, केंद्रक और कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। जिसे देख सकते हैं यहाँ पे, एक केंद्रक और कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। और आपका क्या है? कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य देखिए यहाँ पे इसका डिफिनीशन है। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ओके, कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर क्या बोलेंगे? उसे कोशिका द्रव्य। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच वाले भाग। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है तथा कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर रहता है। कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक झिल्ली के क्या रहेगा? बाहर रहेगा। ओके, अच्छा, ये क्या होता है? यह रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल, मतलब पूर्णतः तरल नहीं होता है, घुलनशील नहीं होता है, पदार्थ होता है। यह पारदर्शी एवं चिपचिपा होता है। ओके, यह कोशिका के 70% भाग की रचना करता है। कौन? कोशिका द्रव्य। किसी भी कोशिका के 70% भाग का रचना कौन करता है? तो कोशिका द्रव्य। आप देख सकते हैं इस फिगर में, यही है आपका अर्ध तरल जेलीनुमा चिपचिपा पदार्थ। ओके, ये आपका हो गया पिक्चर। कोशिका द्रव्य देख सकते हैं यहाँ पे आप। ये जीव द्रव्य आ गया। जीव द्रव्य में क्या आ जाएंगे? केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो कहाँ पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य में। राइबोसोम कहाँ पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य में। जीव द्रव्य। ओके, अब हम लोग जानते हैं कोशिका द्रव्य के क्या कार्य हैं। यही पिक्चर है कोशिका द्रव्य का, जिसके अंदर क्या होता है? अंगक तैरते रहते हैं। कौन कौन अंगक? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, बहुत सारे क्या होते हैं? कोशिका के अंगक होते हैं, जो कि किसमें रहते हैं? जीव द्रव्य में तैरते रहते हैं। कोशिका का वह का द्रव्य, सॉरी, कोशिका द्रव्य जिसमें सभी कोशिकाएं अंगक पाए जाते हैं। यहाँ लिखना चाहिए था कोशिका द्रव्य जिसमें सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाता है। यहाँ जैविक कैटाबोलिक क्रियाएं क्या होती है? संपन्न होती हैं। इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन भाग होते हैं? सिस्टोल, जलीय द्रव जिसमें विभिन्न प्रोटीन पाए जाते हैं, और कोशिका अंगक क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के अंगक जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा क्या होते हैं? घिरे होते हैं। तो क्या है? कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य के विभिन्न प्रकार के अंगक होते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी पॉइंट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।